नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिग्मा कोचिंग क्लासेस के चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे बायोग्राफी किसकी, स्वांटे आर्नियस की। और इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि वैज्ञानिक जो स्वांटे आर्नियस थे वो बहुत ही मंझे वैज्ञानिक थे। इन्होंने 27 साल तक नोबेल कमेटी के अध्यक्ष रहे, रेक्टर रहे। रेक्टर तो आप जानती ही होंगे, रेक्टर मतलब महाअधीक्षक कुलाधि सचिव होता है। तो रेक्टर रहे नोबेल कमेटी के 27 साल तक। इनके बारे में समझेंगे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया 1903 में। और चलो बचपन की ओर चलते हैं इनके। तो इनका जन्म 19 फरवरी 1859 को हुआ स्वीडन में, जो कि नॉर्थ यूरोप में है। नॉर्थ यूरोप एक तरह से कह सकते हैं कि यूरोप का उत्तरी हिस्सा, जहाँ इनका जन्म हुआ। तो इनके पिता जो थे एक सुपरवाइज़र थे उपसला एकेडमी में, उपसला यूनिवर्सिटी में, तो उपसला में तो वहीं तो इसलिए इनको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और उपसला यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया आसानी से, जहाँ इन्होंने फिजिक्स में डिग्री लेने के लिए अप्लाई किया। लगभग 150 पेजों की थ्योरी लिखी, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर इन्होंने आगे पढ़ाई जारी रखी। 1891 में इन्हें स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी कॉलेज द्वारा पढ़ाई के लिए प्रोफेसर बनाया गया फिजिक्स में। और 1891 में इन्हें कुलाधि सचिव यानी कि एक तरह से रेक्टर, मैंने बताया शुरू में, रेक्टर बनाया गया स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में। फिर इसके बाद कई परिश्रमों के बाद 1900 में उन्हें नोबेल कमेटी में, 1900 में लगभग नोबेल कमेटी से जुड़े और नोबेल कमेटी में इन्हें एक तरह से मेंबर बनाया गया फिजिक्स का। और फिर बाद में वहाँ पर शायद केमिस्ट्री का कोई प्रोफेसर नहीं था, इसलिए केमिस्ट्री का भी इन्हें मेंबर बनाया गया और एक तरह से रेक्टर बनाया गया। फिर जहाँ इन्होंने अपने फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स थे कुछ, J.H. बॉन्टॉफ, विलेहम ओस्टवाल्ड तो सुना होगा आपने, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, और बॉन्टॉफ भी सुना होगा, बॉन्टॉफ नियम, और थ्योरी रिचार्ड। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाने में मदद की, जिन्होंने नोबेल कमेटी में कुलाधि सचिव थे। आसानी से इन्होंने अपने दोस्तों के लिए नोबेल पुरस्कार देने के लिए नाम घोषित कर दिया। और साथ ही में एक बात और मैं आपको बता दूं कि इनके जो कुछ दुश्मन थे, मेंडलीव का नाम तो सुना ही होगा आपने, मेंडलीव, हाँ, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में तो सुना ही होगा। मेंडलीव इनके दुश्मन थे। इन्होंने कई बार मेंडलीव का नाम नोबेल कमेटी से हटा दिया। उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाना था, लेकिन उनको नहीं मिला। किसकी वजह से? इनकी वजह से, स्वांटे आर्नियस की वजह से। और इनके कई दुश्मन थे, जैसे दुश्मन कह सकते हैं कि इनको मतलब एक तरह से उनके फ्रेंड सर्कल में नहीं थे। और साथ ही साथ पॉल एरिक वॉल्टर ननर्स समीकरण सुना होगा आपने 12th में, ननर्स समीकरण। ननर्स भी इनके दुश्मनों के गिनती में आते थे। उनको भी मतलब कि एक तरह से नोबेल पुरस्कार मिलने वाला था, लेकिन इन्होंने इनका नाम हटा दिया। और डेमेट्री मेंडलीव के बारे में मैंने बताया, मेंडलीव का भी नाम इन्होंने हटाया था। फिर 1903 में, लगभग 1903 में स्वीडिश कमेटी की तरफ से इनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए लिया गया। और 1903 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। केमिस्ट्री में इन्हें लगभग दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला था। आप पूछेंगे सर पहला किसको मिला था? तो पहला नोबेल पुरस्कार बॉन्टॉफ को मिला था, जो किसके, स्वांटे आर्नियस के दोस्त थे। जो स्वांटे आर्नियस ने ही इनको, बॉन्टॉफ को, पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने में मदद की थी। स्वांटे आर्नियस ने बॉन्टॉफ को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने में मदद की थी। और सेकंड पुरस्कार केमिस्ट्री में किसको मिला था? स्वांटे आर्नियस को 1903 में, और बॉन्टॉफ को 1901 में मिला था। इसके बाद 1903 से 1927 तक, अपने रिटायरमेंट तक, ये अपनी नोबेल कमेटी के रेक्टर रहे। रेक्टर मैं शुरू में बता चुका हूँ, आगे जाके देखिए। 1910 में रॉयल सोसाइटी का फॉरेन मेंबर बनाया गया इन्हें 1910 में। फिर 1911 में एक बिलार्ड्स गिब्स अवार्ड नाम से शुरू किया गया 1911 में ही, और पहला बिलार्ड्स गिब्स अवार्ड इन्हें ही दिया गया था।
और 1907 में लगभग इन्होंने कई खोजें की, जिनमें ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में आपने सुना होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव जो खोज की थी वो इन्होंने की थी। ग्रीन हाउस जो बताया कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में समझाया। और टॉक्सिन्स, एंटी टॉक्सिन के ऊपर थ्योरी लिखी सन 1907 में। वो थ्योरी भी बड़ी कामयाब रही और आज उसका उपयोग अन्य मतलब मेडिकल क्षेत्र में किया जाता है। और इन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी में बताना बात भूल गया आपको कि पेंसपर्मिया थ्योरी, जो कि प्लानेट ग्रहों के बारे में है, मतलब वो थ्योरी भी इन्होंने लिखी थी। पेंसपर्मिया खोज के देखना, विकिपीडिया पर सब मिल जाएगा। तो इन्होंने ही वो पेंसपर्मिया थ्योरी लिखी, जो कि बहुत फेमस है इनकी थ्योरी। और अब आते हैं इनकी खोजों के बारे में। अच्छा, सभी ने सुना होगा अम्ल क्षार का आर्नियस सिद्धांत। आर्नियस ने बताया था कि H धनायन देता है वो अम्ल होता है, OH ऋणायन जो देता है वो क्षार होता है। 11th क्लास में सबने पढ़ा होगा अध्याय 7 में कि आयनों के बारे में है। तो उसमें बताते हैं कि किस तरह से आर्नियस सिद्धांत, ब्रस्टेन एंड डॉरी सिद्धांत। तो उसमें आर्नियस के बारे में बताया। तो आर्नियस ने ही अम्ल क्षार का सिद्धांत दिया था सबसे पहले। तो H धनायन देता है वो अम्ल होता है, OH ऋणायन देता है वो क्षार होता है। तो इन्हें कई पुरस्कार भी मिले, जिन्हें मैं बता चुका हूँ कुछ। तो डेवी मेडल 1902 में इन्हें दिया गया। डेवी मेडल केमिस्ट्री के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट काम करने के लिए दिया जाता है। डेवी मेडल 1902 में दिया गया। फिर फॉरेन मेंबरशिप रॉयल सोसाइटी मेडल इन्हें 1910 में दिया गया। नोबेल प्राइज 1903 में, ये बता चुका हूँ मैं। फैराडे लेक्चरशिप प्राइज 1914 में इन्हें दिया गया। फैराडे लेक्चरशिप प्राइज 1914 में। और फ्रैंकलिन मेडल भी इन्हें 1920 में दिया गया। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कई मेडल जीते और कई अच्छे काम किए। बहुत अनेक खोजें इनकी विज्ञान के क्षेत्र में शामिल हैं। और इनकी कई खोजें तो ऐसी हैं जो आज भी काम में आती हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, कब गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। हाँ, उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी और ये इस दुनिया से हमें छोड़कर चले गए थे। तो दोस्तों, आज इतना ही। और आगे वैज्ञानिकों की बायोग्राफी जानने के लिए कमेंट में आप बता सकते हैं। जिस भी आप वैज्ञानिकों की बायोग्राफी जानना चाहेंगे, उसकी बायोग्राफी हम YouTube पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।